सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे महंगाई के नए तूफान के बारे में। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटर बाइक की कीमतों में 6 से 7 हज़ार का इजाफा कर दिया है। यामाहा YBR 125Z की कीमत 6 हज़ार इजाफे से 1,63,000 हो गई है। YB 125ZDX इजाफे से 1,75,000 की फरोख्त हो रही है। YBR 125 यामाहा 7,000 इजाफे से 1,81,000 की हो चुकी है, जबकि यामाहा YBR 125G 6,000 इजाफे से 1,90,000 की फरोख्त की जा रही है। मोटर बाइक्स की कीमतें बढ़ने पर शहरी सीखवा हो गए हैं। शहरी की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है। इस पर बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान अब्दाली, पहले लोग कहते थे कि मैं तो होंडा ही लेसा और अब यामाहा भी महंगी हो गई है। बिल्कुल, इस वक्त हम शहर में मोटरसाइकिल की फरोख्त के एतबार से सबसे बड़ी मार्केट मैक्लोर रोड मार्केट में मौजूद हैं और मैक्लोर रोड मार्केट से खबर ये है कि यामाहा कंपनी ने भी मोटर बाइक्स की कीमतों में 6 से 7 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया है। यामाहा के तमाम मॉडल्स पर ये इजाफा नाफजुल अमल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ वेंडर मौजूद हैं और इसके अलावा गाहक भी मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। बट साहब, होंडा ने गुज़श्ता दिनों कीमतें बढ़ाई थी, जिसको देखते हुए यामाहा ने भी बढ़ा दी। कितनी कीमतें बढ़ाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यामाहा मोटरसाइकिल की जो कीमत है तकरीबन 6,000 रुपया कीमत बढ़ी है और दूसरी मोटरसाइकिलों ने भी इसको देखकर बढ़ाई है। बताया आपने 6 से 7 हज़ार बढ़ी है। ये फरमाइएगा, इसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आता है इसका? ये जी फ़र्क तो पड़ता है। पहले जो मोटरसाइकिल थी गरीब की सवारी कही जाती थी, अब तो 1.5 लाख पौने 2 लाख की मोटरसाइकिल भी हो गई है। तो काम पर काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ का। गाहक बहुत कम है, मार्केट बहुत कम है। यहाँ पे एक गाहक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से। शहबाज, ये बताएं, बाइक लेने आए हैं, क्या सिचुएशन देखी यहाँ पे? स्टेशन तो ये देखी है कि जैसे बाइकों की कीमतें बढ़ गई हैं और ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत और बाइक की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है और मज़ीद इन हालात को संभालने के लिए कोई नज़र अंदाजी हो रही है। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी वेंडर की भी और यहाँ पे आने वाले गाहक की भी। उनका ये कहना है कि इससे सेल पर भी असर पड़ता है और आवाम का ये कहना है कि अब तो इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं कि घर से इरादा बना के आए कि बाइक लेंगे और यहाँ पे आके इरादा देखकर तब्दील करना। होंडा के बाद अब यामा भी महंगी हो गई है। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी का रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बाजार में सस्ती चीनी की फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। शहर में चीनी की 95 रुपए से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है और आपको बताते चलें कि चीनी भी महंगी होती जा रही है। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में चीनी का रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बाजार में सस्ती चीनी की फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। चीनी 95 रुपए से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आपको बताते चलें कि क्रशिंग शुरू होने के बावजूद चीनी बाजार में सस्ती ना हो सकी। इस पर बात करेंगे नबील मलिक से। नबील मलिक, क्यों चीनी सस्ती नहीं हो रही? जी, शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी की कीमत एक मरतबा फिर कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से बैरून ममालिक से जो है वो सस्ती चीनी मंगवाने का दावा भी किया गया और पाकिस्तान भर की जितनी भी शुगर मिल्स हैं वहाँ पर क्रशिंग का सीज़न भी शुरू है, लेकिन उसके बावजूद जो चीनी की कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही, बल्कि उनमें आए रोज़ इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी जो है वो 95 रुपये फ़ी किलो से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है और कुछ इलाकों में तो 110 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो सस्ती चीनी की फराहमी का जो दावा किया गया है वो बिल्कुल हवा हो चुका है और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लाहौरियों की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि चीनी की कीमत दोबारा से महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि चीनी के रेट को फौरी तौर पर काबू किया जाए ताकि वो भी चीनी हासिल करके अपने घरों को कीमतों को कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। नबील, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावी किनारे नए शहर के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सेक्शन 4 की कार्रवाई मुकम्मल। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 5 लागू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर झील और कनाल चैनल के लिए 39,623 कनाल अराजी पर सेक्शन 5 लागू कर दिया गया। सेक्शन 5 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। रावी किनारे नए शहर के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सेक्शन 4 की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। अपडेट्स देंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा।
बिल्कुल जी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के कनाल चैनल और झील के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और अब सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 लागू कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 5 की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको ये बताएं कि सेक्शन 5 के तहत मजमूई तौर पर 39,623 कनाल अराजी जो है वो एक्वायर की जा रही है, जिसमें से 36,661 कनाल अराजी शेखुपुरा की तहसील मुरीदके और फिरोजवाला की है, जबकि लाहौर शहर की तहसील सिटी और शालीमार की जो 8 मौजा जात हैं उनकी अराजी कनाल चैनल के लिए एक्वायर की जा रही है, जिसका सेक्शन 5 भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर की दोनों तहसीलों की 2,562 कनाल अराजी का पर जो है वो सेक्शन 5 लागू कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो मौजा जात हैं उनकी अगर बात की जाए तो मौजा बम्बा की 300 कनाल 15 मरले अराजी है। इसी तरह से मौजा जिया मूसा की 7 कनाल, मौजा तारगढ़ की 300 कनाल 15 मरले, जबकि इसी तरह से मौजा जिया मूसा की 7 कनाल 11 मरले, मौजा हरनैनपुरा की 117 कनाल 8 मरले, मौजा शादरा की 37 कनाल 17 मरले, मौजा करोलवार की 573 कनाल, जबकि हरदो जब्बो की 1,226 कनाल अराजी पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 5 लागू कर दिया गया है, जो कि 1 माह के दौरान लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर एतराज़ात सुनेंगे और एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को भेजेंगे, जिसके बाद सेक्शन 6 और सेक्शन 9 यानी अवार्ड की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और जो मुतासरीन हैं उनको उनसे ज़मीन लेकर जो है वो उस पर उसका कब्जा भी जो है लिया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ अदायगी भी शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जो सिटी 42 ने हासिल कर। राउदुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दी कि पंजाब सरकार की बड़ी कामयाबी, बेज़ाब्तियों और फंड्स की खुर्द-बुर्द के 40% से ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर फ्रॉड और फंड्स का गलत इस्तेमाल पर हुकूमत की निगरानी सख्त कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब सरकार की बड़ी कामयाबी है, 85 करोड़ से जायद के फंड्स की खुर्द-बुर्द के केसेस पकड़ लिए गए हैं। सरकारी सतह पर फ्रॉड, फंड्स का गलत इस्तेमाल, इस पर हुकूमत की निगरानी कड़ी हो चुकी है। फंड्स के गलत इस्तेमाल में 15 करोड़ के ज़िया की निशानदेही की गई, जबकि फंड्स के गलत इस्तेमाल में बेज़ाब्तियां 73 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से पिछले माली सालों में जो मौजूदा हुकूमत है उनके दौरे हुकूमत में जो खुर्द-बुर्द के, फ्रॉड के, मिस अप्रोप्रिएशन के जो केसेस सामने आए हैं उस पर हुकूमत पंजाब ने 40 से ज़्यादा के केसेस जो हैं उसमें पकड़े और बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो फौरी आगाज़ कर दिया है। क्योंकि ऑडिटर जनरल पंजाब की तरफ से निशानदेही की उस पर हुकूमत पंजाब ने बाकायदा नोटिस लिया कि इसमें जो ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2018-19 की बात की जाए, जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त 15 करोड़ रुपए के खुर्द-बुर्द के केसेस जो थे उनकी निशानदेही की गई। और माली साल 2019-20 जो पिछला माली साल था, जो मौजूदा हुकूमत का दूसरा माली साल जिसको कहा जा सकता है, उसमें वही जो केसेस हैं उनकी तादाद 73 करोड़ रुपए तक पहुंची। तो इस पर फौरी तौर पर जो निशानदेही की गई, हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा कर दिया गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये खुर्द-बुर्द कहाँ की जाती है, फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने कहा है कि इन फ़ंड्स के हवाले से जब मुतलका महकमों से रिकॉर्ड तलब किया जाता है तो ये रिकॉर्ड जो है वो गायब किया जाता है, क्योंकि जब पूरा फाइनेंशियल ईयर्स का वो ऑडिट करते हैं तो उसमें कुछ फ़ंड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कुछ फ़ंड का बेजा इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है, उसमें फ़्रॉड सामने आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो इस पर ऑर्डर जो है वो हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर निशानदेही करके देते हैं, जिस पर हुकूमत पंजाब ने अब बाकायदा इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और कहा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मुतल्लिका महकमों में ऐसे जो अनासर हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए जो कि डॉक्यूमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते। और हुकूमत पंजाब की क्योंकि सख्त निगरानी भी है करप्शन के केसेस पर, तो इसी वजह से ये केसेस सामने और अब इनके खिलाफ कार्रवाई जो है। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू हो चुका है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह इजलास में मौजूद हैं। परवेज रशीद, जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, बरजीस ताहिर समेत दीगर रहनुमा भी इजलास में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के नामों पर गौर जारी है। इस मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू हो चुका है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी शरीक हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इजलास का एजेंडा उनसे जान लेते हैं। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा कुछ दिनों के बाद जो है वो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया था। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जितनी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो जो है अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगी और किसी भी सूरत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का जो मैदान है उसको हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को जिन लोगों की जानिब से टिकट लेने के लिए दरखास्तें मसूल हुई हैं उनके इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है इस टाइम मुस्लिम लीग नून का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर जारी है। इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और उसके बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा। इससे कबल जो है इनको जो जिन लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन लोगों के नाम तजवीज़ करेगा पार्लिमानी बोर्ड, ये नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को भिजवाए जाएंगे और उनकी इजाज़त के बाद जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को टिकट देनी है और ज़िमनी इलेक्शन के लिए कौन सा उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून का मैदान में उतरेगा। आज जो है इंटरव्यू का सिलसिला जारी है जो अब से कुछ देर तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे और हतमी फैसले के लिए जो है इनको लंदन भिजवाया जाएगा। जी ठीक है, अली अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में पोलिंग का अमल वक्फे के बाद दोबारा जारी है। अब तक टर्न आउट कैसा रहा, इलेक्शन बोर्ड के मेंबरान क्या कहते हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में पोलिंग का अमल वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो चुका है। जी हाँ, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। अब तक टर्न आउट कैसा रहा और इलेक्शन बोर्ड के मेंबरान इस हवाले से क्या कहते हैं, जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी एशिया की सबसे बड़ी बात लाहौर बार के इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है। पोलिंग जो है वो 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। अब वक्फे के बाद दोबारा पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इससे पहले पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो टर्न आउट जो है वो कम रहा, लोग कम आए। मेरे पास यहाँ पर मेंबर इलेक्शन बोर्ड भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस हवाले से जो है वो बात करते हैं कि टर्न आउट कम क्यों रहा, क्या वजूहत हैं कि लोग जो है वो घरों से नहीं आए या यहाँ अंदर नहीं आ रहा है और क्या सूरत हाल है, इस मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि इस वक्त टर्न आउट जो है वो पहले के पिछले साल की निस्बत कम रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इसमें समझता हूँ कि चूँकि कुछ ओवरऑल एनवायरमेंटल सिचुएशंस ऐसी हैं कि पेंडेमिक का जो वेव जो है वो चल रही है, दोबारा एक्टिव हो गई है और उसके अलावा आज मौसम भी चूँकि बड़ा जो रेनी सीज़न में बना हुआ है, बाहर काफ़ी ज़्यादा जी धुंध भी थी। इस वजह से ये 2 फैक्टर्स अहम हैं जिसकी वजह से वोटर्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है जितनी तादाद में हम समझते हैं कि पिछले सालों में आते रहे हैं। लेकिन इवन अदरवाइज़ भी अब तक अगर टर्नओवर और देखा जाए प्रोग्रेस वोट की तो बड़ी खातिर ख्वाह है। उसमें इतना हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टिव जो है वो चेंजिंग जो है वो डायरेक्शन नहीं आई हुई। वोटर आ रहा है, लेकिन चूँकि वोट की सिचुएशन हमारे यहाँ लाहौर बार में ऐसी ही रहती है कि इलेक्शन के 2 फेजेज़ हैं इलेक्शन डे में। एक ब्रेक से पहले यानी कि फर्स्ट सेशन और उसके बाद दूसरा सेशन 2 बजे के बाद 5 बजे तक। चूँकि वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर कमिटेड हैं अपने किसी न किसी कैंडिडेट के साथ, लिहाजा फ़र्स्ट फेज़ में वो अपने ओपन वोटर को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और वोट कास्ट करने की तरफ ज़्यादा उनका रुझान नहीं होता। सेकंड फेज़ में वोटर जो है ज़्यादा तादाद में आएगा, इंशाल्लाह वो देखते हैं कि टर्नओवर कहाँ तक। जैसे आप बताइएगा कि इस देखने में ये आया कि ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ज़्यादा रश होता है, इसकी क्या वजह है? अब वो ख़वातीन तो आ गई हैं, तो जो वोटर हैं वो क्यों नहीं निकलते? वोटर्स की टर्नआउट की जो बात हो रही है, मेरे नज़दीक इसका हतमी फ़ैसला तो एट द एंड ऑफ द डे हम करेंगे कि टर्नआउट क्या रहा। अगर मोर देन 50-60% रहा है तो एज़ यूजुअल रवायत के मुताबिक वोटर्स ने भरपूर अपना किरदार और हिस्सा अदा किया है। तो यानी मुनासिब मेरे नज़दीक तो नहीं है, लेकिन मैं आई एम सेटिस्फाइड। अगर कुछ जी शाहीन अतीक आपका। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। लाहौर बार इंतखाबात प्रोफेशनल ग्रुप सरबराह हामिद खान ने वोट कास्ट कर दिया। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान ने सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने की मुखालिफत कर दी। कहते हैं आइन की मौजूदा
शिको के तहत ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बार के इंतखाबात जारी हैं और जो वोटर हैं वो दोबारा जी बिल्कुल, ऐवान अदल में लाहौर बार के इंतखाबात जारी हैं और वकला वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के सरबरा और PTI के रहनुमा हामिद खान। उनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे? आपके माशाल्लाह उम्मीदवार हैं और उनकी अब सपोर्ट के लिए भी आए हैं, तो अपने उम्मीदवारों के हवाले से और दीगर इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इलेक्शन के इंतज़ामात अच्छे हैं, बड़ी जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो रहा है और उसमें सबसे बढ़कर जो खूबी है कि बायोमेट्रिक्स के ज़रिए हो रहा है, उससे धांधली के इम्कानात जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, मादूम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये रविश सारे बार एसोसिएशन में होनी चाहिए, इलेक्शन बायोमेट्रिक्स के ज़रिए होना चाहिए ताकि गलत आदमी वोट ना डाले। और जहाँ तक हमारे ग्रुप का ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल ग्रुप का, हमारे उम्मीदवार जो है वो राव समी साहब हैं, जो कि इंतहाई शरीफ, नेक, अच्छे वकील भी हैं और उनका पास रिकॉर्ड भी बड़ा साफ़ सुथरा है। उन्होंने कभी अपने किसी अहदे को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया और वो इंशाअल्लाह ताला अगर मुंतखब होते हैं तो वकीलों की खिदमत करेंगे, वकालतनामे पे वकालतनामा नहीं देंगे, अपनी वकालत नहीं चमकाएंगे, बल्कि वकला की खिदमत में अपना वक्त सर्व करें। अच्छा सर, ये बताएं, आप एक वकील के साथ आप PTI के जानब से एक सियासतदान भी हैं, रहनुमा भी हैं, तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बहुत डिबेट चल रही है कि शो ऑफ हैंड से हो कि सीक्रेट बैलेट से हो। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन में तो कहा है कि सीक्रेट बैलेट से हो सकते हैं। जब तक आइन की मौजूदा शिकें हैं तब तक तो ये शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकते। वैसे भी सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक होते हैं, ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, वो तो हो भी नहीं सकते शो ऑफ हैंड से। उसके ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में डिविजनल डेवलपमेंट कमेटी ने कश्मीर रोड और शेरावाला गेट में बारिशी पानी के निकास के लिए वाटर स्टोरेज टैंक का PC1 मंजूर कर लिया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की सरबराही में डिविजनल डेवलपमेंट कमेटी ने कश्मीर रोड और शेरावाला गेट में बारिशी पानी के निकास के लिए वाटर स्टोरेज टैंक का PC1 मंजूर कर लिया है। बात करेंगे दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब बताइएगा। लाहौर शहर के 2 सोर पॉइंट्स जो कि बारिशी पानी के निकास के लिए वासा के लिए हमेशा मुश्किल का सबब बनते थे, उनके लिए तजवीज़ किया था कि वाटर स्टोरेज टैंक जिस तरह लॉरेंस रोड पे बनाए गए हैं वो बनाए जाए। उस हवाले से हुकूमत पंजाब ने इसकी मंजूरी भी दी और फंडिंग के लिए फौरी तौर पे इन प्रोजेक्ट्स को डिविजनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जो है उसमें भेजने की जो है हदायत की थी, जिसकी कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार अहमद घुमन उसकी सरबराही करते हैं। कमेटी ने ये तमाम तर केसेस को परसू किया और उसके बाद जिसमें कश्मीर पॉइंट जिस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और ख़ास तौर पे शेरावाला गेट के इलाके में ज़ेर ज़मीन निकासी आब के हवाले से बहुत मुश्किलात थी। उसके वाटर स्टोरेज टैंक को अप्रूव किया और उसके बाद उसकी फंडिंग की भी मंजूरी दे दी है। 19 करोड़ के 2 वाटर टैंक बनेंगे और 15 लाख गैलन एक वाटर टैंक की स्टोरेज होगी। बारिशी पानी को निकास करके उस वाटर टैंक में स्टोर किया जाएगा और उसके बाद में उसको आबयारी के लिए जा सकेगा और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। वापस वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन गेम्स में 5 मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के बाद इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप करवाने का भी फैसला किया गया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन गेम्स में 5 मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के बाद इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप करवाने का फैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे राना आज़र से। जी राना आज़र बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से अब इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप कराने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में देखा जाए तो गुज़श्ता रोज़ ही जो है पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन गेम जो है ख़त्म हुई। इसमें 5 खेल थे। अब कहा जा रहा है कि रवां माह के दौरान ही जो है हॉकी के मुकाबले होंगे और इस हॉकी चैंपियनशिप में पंजाब के तमाम 9 डिवीजन आएंगे। इस सिलसिले में तमाम DOs से कह दिया गया है कि वो अपनी टीमें तैयार करें और तमाम ऑफिसर जो हैं वो डिवीजन्स के वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को चेक करें और जितने भी प्लेयर्स हैं उनके कैंप लगाएं। और कहा जा रहा है कि रवां माह के आखिर में जो है ये इवेंट होगा और ये इवेंट जो है 11 से 12 का होगा और इसमें तमाम जो टीमें हैं वो लाहौर में आके खेलेंगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जितने भी गेम्स हैं उनके मुकाबला कराए जाएँ ताकि जो SOPs के तहत भी काम किया जाए और जो खेल हैं उनका फ्लो जारी रहे और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको ग्राउंड में लाया जाए ताकि उनकी जो
राना अजहर, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।